हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक लेटर एकेडमी। मेरा नाम सौरभ है और इस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत अब हम करेंगे आईपीसी के साथ में। इंडियन पीनल कोड जो कि 1860 के अंदर एनेक्ट हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या है? आप जब इस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है टू प्रोवाइड फॉर अ जनरल कोड विच प्रोवाइड्स फॉर सब्सटेंटिव ऑफेंसेस। ऐसा एक जनरल कोड लाना जिसमें सभी सब्सटेंटिव ऑफेंसेस के बारे में दिया गया हो, उनके पनिशमेंट्स क्या हो सकते हैं और सभी ऑफेंसेस की डेफिनेशंस जो भी होती है वो क्या होती है, तो इस एक्ट के अंदर आपको वो मिलता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इंडियन पीनल कोड के साथ में। इसे आप आईपीसी के नाम से जानते हैं। 1860 के अंदर ये एनेक्ट हुआ था। इसे एसेंट, जो गवर्नर जनरल का एसेंट था 1860 के अंदर, वो मिला था 6 अक्टूबर ऑफ 1860 को। और ये एनफोर्समेंट में कब आया? तो ये एनफोर्समेंट में आया 1 जनवरी 1862 को। अब एक सोचने वाली बात ये आती है कि एनफोर्समेंट डेट और एसेंट डेट दोनों के बीच में करीब करीब 1.25 साल 1.5 साल जितना गैप क्यों है? तो इसका कारण ये है कि इस पीरियड के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि आईपीसी जब हम लाएं तो जो पॉपुलेशन है देश की उसको पता हो, उसको नॉलेज हो कि ऑफेंसेस क्या हो सकते हैं, आईपीसी का पर्पस क्या रहेगा, और जनरल अवेयरनेस बना सके पीनल प्रोविजंस के रिगार्डिंग जनरल पॉपुलेशन के अंदर। फादर ऑफ आईपीसी किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकॉले, जिनकी कमेटी के द्वारा आईपीसी ड्राफ्ट किया गया था, तो उन्हें कहते हैं फादर ऑफ आईपीसी। आईपीसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो आईपीसी में 23 चैप्टर्स है, 23 चैप्टर्स है एंड 511 सेक्शंस है, 511 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स होते हैं। तो आईपीसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक डिवीजन आपको कोड के अंदर नहीं मिलता है, ये हमारी ईज ऑफ लर्निंग के लिए डिवीजन किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए जो होता है वो आपका चैप्टर 1 से 5A तक डील करता है, सेक्शन 1 to 120B, प्रिलिमिनरी प्रोविजन से लेके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तक। जो आपका सेकंड पार्ट होता है वो सेक्शन 121 ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट से लेके 298 तक जाता है। उसके बाद में आपका पार्ट सी आता है जो सेक्शन 299 जो कल्पेबल होमिसाइड से डील करता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का चैप्टर है वो 16 चैप्टर, उससे लेके 23rd चैप्टर जो अटेम्प्ट की बात करता है सेक्शन 511 तक, उससे डील करता है। तो ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं, चैप्टर्स और सेक्शंस का डिवीजन ऐसा होता है। नाउ मूविंग ऑन, हम देखते हैं, सिंस वी आर स्टार्टिंग विद आईपीसी, हम पार्ट ए से शुरू करेंगे। पार्ट ए के बाद में हम कवर करेंगे पार्ट सी, बिकॉज पार्ट सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और लास्ट में हम कवर करेंगे पार्ट बी को, जिससे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस उस पार्ट के अंदर नहीं आते हैं। तो पार्ट ए से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए का डिवीजन क्या है? पार्ट ए का डिवीजन कुछ ऐसा होता है, 6 चैप्टर्स आते हैं पार्ट ए के अंदर। पहला होता है प्रिलिमिनरी 1 से लेके 5 तक। दूसरा चैप्टर होता है आपका जनरल एक्सप्लेनेशंस। हर एक्ट के अंदर एक प्रोविजन होता है विद रिगार्ड टू डेफिनेशंस। आईपीसी के अंदर आपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखा था, अदरवाइज आपको डेफिनेशन क्लॉजेस मिलते हैं। तो आईपीसी के अंदर एक सेपरेट चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशंस नाम का, सेक्शन 6 से 52A तक डील करता है और उसके अंदर आपको डेफिनेशंस मिलती है अलग अलग टर्म्स की जो आईपीसी के अंदर यूज किए गए हैं। तीसरा जो हमारा चैप्टर होता है पनिशमेंट्स का, जो पनिशमेंट से डील करता है सेक्शन 53 से 75 तक। इसमें आपको पता पड़ेगा कि अलग अलग पनिशमेंट्स आईपीसी के अंदर क्या क्या हो सकती है। डेथ पेनल्टी होती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है, रिगरस इंप्रिजनमेंट, सिंपल इंप्रिजनमेंट, फोरफीचर हो गया, फाइन हो गया। तो ये सब अलग अलग पनिशमेंट्स होते हैं और इनके बारे में आपको मिलता है 53 से 75 में। इसके बाद में आता है जनरल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस की बात की जाती है सेक्शन 76 से 106 के बीच में, और इसी के अंदर आपको प्राइवेट डिफेंस का पार्ट भी मिलता है 96 से 106 को जो डील करता है। फिर आता है अबेटमेंट। अबेटमेंट होता है किसी भी ऑफेंस को बढ़ावा देना, उसे हम अबेटमेंट कहते हैं। तो अबेटमेंट का जो पार्ट मिलता है आपको सेक्शन 107 से 120 तक। 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन पीनल कोड में ऐड किया गया था और सेक्शन 120A और 120B के रूप में उसे ऐड किया गया था। तो ये है हमारा ओवरव्यू पार्ट ए का। हम डील करेंगे इन सभी चैप्टर से इनिशियली और उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे पार्ट सी में। पार्ट सी को शुरू करने से पहले मैं उसके चैप्टराइजेशन का आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, अभी नहीं दे रहा, ताकि अभी आपको याद करने का बर्डन ना रहे, वो आप बाद में जब हम उससे डील करेंगे तब आप उसे पढ़ सके, तब आप उसे समझ सके और याद कर सके। सो नाउ मूविंग ऑन, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि हम आईपीसी पढ़ेंगे, आईपीसी के अंदर जनरल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, उनका ब्यौरा दिया गया है, तो ये ऑफेंस होता क्या है? तो ऑफेंस 2 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। आपने सुना होगा एक्टस रियस और मेंस रिया। अब ये एक्टस रियस और मेंस रिया होता क्या है? तो एक्टस रियस तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एक्ट से डील करता है। जब कहीं पर भी ऐसी कोई एक्ट की जाती है दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विधि द्वारा वर्जित है, ऐसा कोई एक्ट अगर आप करते हैं तो उसे कहते हैं एक्टस रियस। मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड दैट इज जो आपके पार्ट पे इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज जैसे इंग्रेडिएंट्स को दर्शाता है, उसे मेंस रिया कहते हैं। तो एक ऑफेंस के अंदर एक्ट भी होना चाहिए और साथ में मेंस रिया भी होना चाहिए, दैट इज जो आप एक्ट कर रहे हो आप इंटेंशन के साथ करते हो, तभी वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम थेफ्ट की डेफिनेशन लेते हैं तो सेक्शन 378 के अंदर आप देखते हैं
थेफ्ट की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि वेयर अ पर्सन डिसऑनेस्टली मूव्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट ही कमिट्स थेफ्ट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलती है। पहला, वेयर अ पर्सन मूव्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, तो ये होता है एक्ट। मूव्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एक्ट, ये आपका एक्टस रियर्स दर्शाता है। दूसरा, whoever dishonestly moves, dishonestly मतलब ये उसका मेंटल स्टेट दर्शाता है कि दैट हिज इंटेंशन मस्ट बी डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट को हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज में, तो सेक्शन 24 के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि डिसऑनेस्टली अगर आप कुछ काम करते हैं तो डेट मीन्स कि आप रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस कॉज करना चाहते हैं, तो उसका मतलब होता है डिसऑनेस्टली। तो इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स की मौजूदगी में ही आप थेफ्ट कमिट कर सकते हैं, अदरवाइज थेफ्ट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप थेफ्ट के अंदर पढ़ोगे कि आपका एक दोस्त होता है, रवि का एक दोस्त होता है अवि, और रवि के घर पे काफ़ी सारी बुक्स पड़ी होती है और रवि उसके घर पे आया होता है एक बुक उससे लेने, पर रवि वहाँ पे घर पे होता नहीं है मौजूद। तो अवि उनमें से एक बुक को ले जाता है, ये सोचते हुए कि मैं इस बुक को पढ़ के वापस रवि को लौटा दूंगा। वो पढ़ता है और लौटा देता है। तो इस बेसिस के ऊपर जो रवि होता है वो अवि के खिलाफ केस इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है थेफ्ट का। रीजन बीइंग वहाँ पे ऑल्दो एक्ट था मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, रवि के कंसेंट के बिना अभी उसकी बुक तो ले गया, पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी क्या? नहीं थी। उसका पर्पस ये था कि मैं बुक पढ़ूंगा और वापस रवि को दे दूंगा। देयरफॉर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, तो थेफ्ट कमिट नहीं हुआ। और वहीं पे उसका थेफ्ट कमिट करने का इंटेंशन होता है, डिसऑनेस्टली वो किताब ले जाता विद द इंटेंशन कि मैं इस बुक को रख लूंगा, पढ़ के फिर सेकंड हैंड किसी को बेच दूंगा, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती और वहाँ पे वो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट होता। तो ये होता है मेंस रिया का इंपॉर्टेंस और एक्टस रिया का प्रेजेंस। नाउ मूविंग ऑन, अब हम अगला पार्ट जो पढ़ते हैं तो इसमें आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्या सिर्फ एक्टस रियस और मेंस रिया के बेसिस पे आप कोई ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट दे सकते हैं क्या? तो जनरली तो ऐसा नहीं होता है। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, इंटेंशन एंड एक्ट बोथ मस्ट कंकर। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस बोथ AR एंड मेंस रिया शुड बी प्रेजेंट। हाउएवर कुछ सर्टेन इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे एक्टस रियस की प्रेजेंस पे भी आप ऑफेंस के अंदर पनिश कर सकते हो और कहीं पर आप मेंस रिया के होने पर भी पनिश कर सकते हो। तो उन्हें हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे एक्टस रियस की प्रेजेंस में अब आप कब पनिश कर सकते हो? तो पहला होता है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अगर आप काउंटरफीट करेंसी का कोई बिजनेस करते हो या फिर काउंटरफीट करेंसी का लेन देन करते हो, एक्सचेंज करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक सीरीज देखी थी फर्जी, उसके अंदर ये लोग काउंटरफीट करेंसी से डील करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं। तो इसके अंदर आपका इंटेंशन हो ना हो, लेकिन अगर आपको पता है कि आप काउंटरफीट करेंसी में डील कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पार्ट पे ऑफेंस होगा और एक्टस रियस के बेसिस पर ही वहाँ पे आपको पनिशमेंट मिल सकता है। दूसरा होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो हम प्रोविजन पढ़ेंगे सेक्शन 292 जो ऑब्सीनिटी से डील करता है, ऑब्सीन मटेरियल से। तो वहाँ पर अगर आप कोई ऑब्सीन मटेरियल में डील कर रहे हो, आपको नॉलेज है कि वो ऑब्सीन मटेरियल पर आपकी इंटेंशन अगर हो ना हो, अगर आप उसमें डील कर रहे हो, आपके पार्ट पे एक्ट है, तो भी आप लायबल पाए जाओगे। सिमिलरली पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 268 में मिलता है। सेक्शन 268 में आपको पता पड़ेगा कि पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आपको मेंस रिया की जरूरत नहीं होती, एक्टस रिया के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। फिर आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन में अगेन इंटेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पार्ट पे एक्ट है और आपके पार्ट में इतना नॉलेज है कि हाँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करने जा रहा हूँ उससे अगले की रेपुटेशन को हार्म पहुंच सकता है, फिर आपकी इंटेंशन हो या ना हो हार्म पहुंचाने की, अगर आप ऐसा एक्ट करते हैं तो आप डिफेमेशन के अंदर लायबल होते हैं। मेला इनसे, दैट इज एक्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। एक्ट को एज सच मेंस रिया की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आप जब किडनैपिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आप केस पढ़ेंगे आर वर्सेस प्रिंस का। तो आर वर्सेस प्रिंस के अंदर ये कहा गया था कि एक व्यक्ति होता है, वो एक 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ फरार हो जाता है, भाग जाता है। तो जब कोर्ट में केस जाता है तो वो ये क्लेम करता है कि इस लड़की ने मेरे को एज गलत बताई थी। तो कोर्ट ये कहता है कि ये आपको पनिशमेंट या लायबिलिटी से नहीं बचा सकता ग्राउंड से। रीजन बीइंग, ये जो एक्ट है किडनैपिंग का, दैट इज एन एक्ट, दैट इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, दैट इज मेला इन से। दैट इज कि अगर आपने एक्ट कमिट किया है तो आपको नॉलेज हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक्ट कमिट किया है तो वो पनिशेबल होगा, लायबल होगा। तो यहाँ पर किडनैपिंग को भी आर वर्सेस प्रिंस के अंदर कन्विक्ट किया गया था, ऑल्दो उसे नॉलेज नहीं थी एज की। ठीक है, तो ये है आपके ऐसे प्रोविजन जो एक्टस रियस के बेसिस पे कन्विक्शन पहुंचा सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पब्लिक न्यूसेंस, डिफेमेशन, मेला इनसे। नाउ मूविंग ऑन, अगला सवाल आता है कि मेंस रिया के बेसिस पे क्या कन्विक्शन मिल सकता है? तो सिर्फ एक इंस्टेंस होता है जहाँ पे मेंस रिया के बेसिस पे कन्विक्शन मिल सकता है और वो होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। फॉर एग्जांपल, नमन और अमन दो दोस्त होते हैं, उनका दमन से झगड़ा हो जाता है किसी बात पे, तो वो रात में बैठ के ये प्लान करते हैं कि भाई कल सुबह जब दमन ऑफिस के लिए निकलेगा तब हम उसकी अच्छे से पिटाई करेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे उसके। अब क्या होता है कि अगले दिन सुबह जब वो दमन के घर पे जाते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि घर तो बंद है और दमन ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुका है। तो यहाँ पे एक्ट तो हो ही नहीं पाया, कोई उन्होंने ऑफेंस कमिट किया ही नहीं अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्रोविजन है वो ये कहता है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट इन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। तो उसके बेसिस के ऊपर
आप सेक्शन 120A के अंदर उन्हें कल्पेबल पा सकते हो और 120B के अंदर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है वहाँ पे उन्हें पनिश भी कर सकते हो। तो येस, देयर कैन बी कन्विक्शन सोली ऑन द बेसिस ऑफ मेंस रिया ओनली इन द केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड नोवेयर एल्स, वेयरएज एक्टस रियास के बेसिस के ऊपर आपको 5 ग्राउंड्स मिलते हैं जहाँ पे आप कन्विक्ट कर सकते हैं। तो ये थे एक्टस रियास और मेंस रियास के पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा अगला पार्ट आता है वो होता है कि एक ऑफेंस की स्टेजेस क्या होती है। हमने ये पढ़ा कि ऑफेंस होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, एक्टस रियास होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, लेकिन एक ऑफेंस की स्टेजेस क्या होती है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है मेंस में। तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑफेंसेस, और कहीं पे पूछ लिया जाता है कि आप अटेम्प्ट को समझाइए, व्हाट इज एन अटेम्प्ट। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ऑफेंस की 4 स्टेजेस होती है। तो 4 स्टेजेस होती है, मेंटल स्टेज, मेंटल स्टेज के बाद में आता है आपका प्रेपरेशन, प्रेपरेशन के बाद में आता है अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट के बाद में आता है जब वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं ऑफेंस। तो मेंटल स्टेज क्या कहती है, वेयर मोटिव एंड इंटेंशन इज फॉर्म्ड। तो जहाँ कहीं पर भी आपका मोटिव या इंटेंशन फॉर्म होता है ना, उसे हम मेंस रिया कहते हैं, मेंटल स्टेज कहते हैं। जहाँ से आप एक थॉट आपके दिमाग में पनपता है कि भाई मुझे ऑफेंस कमिट करना है, आप इंटेंशन फॉर्म करते हो कि मुझे ऑफेंस कमिट करना है, उसे हम मेंटल स्टेज कहते हैं। और ये पनिशेबल नहीं होती, कहीं पे भी इसका पनिशमेंट नहीं है, मेंस रिया कहते हैं इसे। और मेंस रिया के बेसिस पे सिर्फ एक पनिशमेंट होता है जो आपको मैंने बताया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगला होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर आप एफर्ट्स करते हो जिससे कि आप एक ऑफेंस कमिट कर सको। एफर्ट्स आर मेड टू फैसिलिटेट दी ऑफेंस। अगर कोई अरेंजमेंट्स करनी है आपको ऑफेंस कमिट करने के लिए तो आप वो एफर्ट्स लगाते हो, प्रिपरेशन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक रॉबरी करनी है तो हथियार लाना, अपने क्रू के पास में सभी प्लान को डिवाइस करके गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी, क्या कैसे सिस्टम रहेगा चोरी का, हम टनल अगर खोदेंगे तो कहाँ से खोदेंगे, कहाँ तक खोदेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी। तो ये जो भी अगर आप प्लान डिवाइस करते हो उसे हम कहते हैं प्रेपरेशन। प्रेपरेशन को जनरली हम पनिशेबल नहीं मानते हैं, लेकिन कई स्टेजेस पे वो पनिशेबल हो जाती है। सेक्शन 122, 126 और 399। 122 तो बात करता है कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, तो उसका अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए कुछ हथियार वगैरह इकट्ठा करते हैं। 126 अगेन बात करता है डेप्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फॉरेन कंट्री, तो उसकी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे आप वापस लायबल पा जाएंगे। 319 में बात करता है प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, डकैती की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी आप लायबल पाएंगे। अटेम्प्ट, एनी एक्ट इज डन टू अकम्प्लिश द ऑफेंस बट ड्यू टू अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेज ऑन योर पार्ट, जो ऑफेंस होता है वो कमिट नहीं हो पाता है। फॉर इसका अर्थ यह है कि आपने अपने तरफ से हर एक कोशिश करी कि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आप कोशिश कर रहे हो वो सक्सेसफुल है, आप ऑफेंस कमिट कर सको, पर अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंस की वजह से आप वो ऑफेंस कमिट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल नमन अमन के बीच में झगड़ा हुआ, नमन ने अपनी गन निकाल के अमन के ऊपर शूट किया और कुछ ऐसे कारण की वजह से अमन से वो गोली चूक गई, अमन को वो गोली हिट नहीं करी जिससे अमन को कोई इंजरी नहीं आई। तो अब यहाँ पे आपके पार्ट पे कोई गलती नहीं थी, आपने अपनी कोशिश करी पर गोली लगी नहीं जाके, तो वो वहाँ पे अटेम्प्ट होता है, और अगर गोली लग जाती तो वो ऑफेंस हो जाता। तो यहाँ पे केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। दिस इज द लास्ट प्रॉक्सिमेट एक्ट टू कमिट एन ऑफेंस। ये ऑफेंस से पहले की एक लास्ट प्रॉक्सिमेट एक्ट है। प्रॉक्सिमेट मतलब सबसे क्लोज एक्ट ऑफेंस की अगर हुई होती है तो अटेम्प्ट होती है, और अटेम्प्ट को हम जनरली पनिशेबल ठहराते हैं। सिंस आपने पूरी कोशिश करी, सब कुछ आपने अपने पार्ट पे किया, तो आपको उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। तो पनिशमेंट आपको कैसे प्रोवाइड की जाती है अटेम्प्ट के लिए? या तो अटेम्प्ट का आपके पास एक सेपरेट प्रोविजन हो, जैसे 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, या फिर एक ही जो पनिशेबल प्रोविजन होता है उसी के अंदर आपको अटेम्प्ट की भी पनिशमेंट दे दी जाए, या फिर 511 आपको प्रोवाइड करता है कि अगर कोई अटेम्प्ट की पनिशमेंट आपको नहीं दी है सेपरेटली या प्रोविजन के साथ ही, तो वहाँ पे 511 लगता है, जहाँ पे आपको एक जेनेरिक प्रोविजन मिलता है जो बताता है कि अगर ऑफेंस आपने कमिट किया और आपने अटेम्प्ट किया उस ऑफेंस का, तो आपको पनिशेबल ठहराया जाएगा 511 में। और 511 में उसके लिए आपको पनिशमेंट्स की लिस्ट दे रखी है कि कब किस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट रहेगी। अटेम्प्ट इज मेड पनिशेबल, जैसा मैंने आपको बताया, सेम प्रोविजन, सेपरेट प्रोविजन, या फिर सेक्शन 511 के अंदर। अब एक और पॉइंट उठता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्पॉसिबल अटेम्प्ट क्या होता है। तो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट क्या होता है? ऐसा अटेम्प्ट जो कि सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, जो कि ऑफेंस में रिजल्ट कर ही नहीं सकता। तो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी होते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं। तो हम देखते हैं कि अटेम्प्ट अगेंस्ट इम्पॉसिबल अटेम्प्ट अगेंस्ट बॉडी वो क्या हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल अक्सर आप पढ़ते हैं, क्वेश्चंस भी आप पढ़ेंगे आगे, कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहता है जहर देके, और जहर की जगह वो दुकान पे जाता है, वो कहता है कि मुझे आर्सेनिक का जहर देना, पर वो आर्सेनिक के जहर की जगह उसको एक पुड़िया के अंदर शक्कर पकड़ा देता है पिसी हुई, ठीक है, और वो शक्कर उसके खाने में मिला देता है, ड्रिंक में मिला देता है, और फिर वो इंतजार करता है कि ये कब मरेगा, पर वो व्यक्ति मरता नहीं है, उसकी डेथ कॉज नहीं होती है। तो इस केस के अंदर आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी? तो इसके अंदर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न सिर्फ ये होता है कि इम्पॉसिबल अटेम्प्ट में आप बॉडी को हर्ट या फिर कोई भी इंजरी पहुंचा ही नहीं सकते हो। इन ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी ऑफेंस इज रिजल्टेड वंस हार्म इज कॉज्ड। जब कभी ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी होता है और आपको उसके अंदर लायबिलिटी ढूंढनी होती है, तो लायबिलिटी तभी बनती है, कल्पेबिलिटी तभी बनती है जब बॉडी को कुछ हार्म हुआ। लेकिन इस केस में अगर आपने उसको शक्कर दी जहर की जगह, तो उसकी बॉडी को कोई हार्म हुआ ही नहीं, तो देयरफॉर आप कोई लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं करते हो।
ये होता है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। सिंस नो हार्म देयर इज नो ऑफेंस, तो ये होता है इसका केस। वेयर एज ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अब आप सिमिलरली एक और केस पढ़ेंगे कि आप एक ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हो, आपकी पिक पॉकेट होती है, आपकी पॉकेट के अंदर पैसा होता ही नहीं है, लेकिन जैसे आपकी जेब में आ जाता है आप हाथ पकड़ लेते हो चोर का और उसकी पकड़ के पिटाई कर देते हो और पुलिस के पास के छोड़ के आ जाते हो, तो इसे हम पनिशेबल कहते हैं। इसका रीज़न क्या है कि वैल्यूएशन प्रॉपर्टी के केस में मैटर नहीं करती। अगर 1 रुपये की भी थेफ्ट हो और 10 लाख रुपए की भी थेफ्ट हो, वो थेफ्ट ही कहलाएगी, पनिशमेंट भी उसका उतना ही लग सकता है। तो इसे हम कहते हैं अगर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो पनिशेबल होगा विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, कितना भी वैल्यूएशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर जब हमने पिक पॉकेट का केस देखा तो जैसे उसने जेब में हाथ डाला, वैल्यूएशन भले ही कुछ नहीं होता, जीरो होता, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया प्रॉपर्टी को चोरी करने का, वो भी सफिशिएंट था उसे कल्पेबिलिटी अट्रैक्ट करने के लिए, उसे लायबल बनाने के लिए। तो देयरफॉर इम्पॉसिबल अटेम्प्ट जो होता है अगेंस्ट बॉडी के केस में, जब आप पॉइजन शुगर का केस पढ़ोगे तब आप लायबल नहीं होते हो, वेयर जब आप पिक पॉकेटिंग का एग्जांपल पढ़ोगे तब आप लायबल होते हो। रीजन बीइंग वो होता है अगेंस्ट बॉडी, तो अगेंस्ट बॉडी आप पनिशेबल हो ही नहीं, कर ही नहीं सकते हो, सिंस नो हार्म टू बॉडी इज कॉज्ड। वेरेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी हार्म नेसेसरी है नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, खाली अटेम्प्ट ही काफी होता है। तो देयरफॉर ये डिफरेंस होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई इस ऑफेंस में तो आप पनिश नहीं कर रहे हो, लेकिन इस ऑफेंस में आप पनिश क्यों कर रहे हो, ये अक्सर क्वेश्चन उठता है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस ये है कि वो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स होते हैं। अब जो चौथी स्टेज होती है वो होती है ऑफेंस की। जब जो आपका अटेम्प्ट होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आपका ऑफेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को मारने के लिए गन चलाई, गन सीधे जाके जो बुलेट होती है वो बी के सर में लगी और उससे उसकी डेथ हो गई, तो उसकी अगर आप डेथ कॉज करना चाह रहे थे तो वो रिजल्ट हुई डेथ में गन बुलेट लगते ही, और तो वो जो अटेम्प्ट था आपका वो सक्सेसफुल हुआ और वो ऑफेंस में कॉन्स्टिट्यूट हो गया। तो ये मेंटल स्टेज, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और ऑफेंस की बात यहाँ पे होती है। अब मेंस के अंदर आपसे क्वेश्चंस किन के ऊपर पूछे जा सकते हैं? प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और मेंटल स्टेज के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई इनके बारे में आप समझाओ। ऑफेंस तो इन जनरल आपसे पूछा ही जाता है, ऑफेंसेस की डेफिनेशंस वगैरह आती है, तो ये होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। अटेम्प्ट स्पेशली आपको समझना जरूरी है। ना मूविंग ऑन, जो हमारा अगला पार्ट होता है वो बेसिकली अब आईपीसी को ही हम शुरू करते हैं। इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली है इंडियन पिनल कोड के बारे में कि ऑफेंस कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, ऑफेंस की स्टेजेस क्या होती है। अब हम देखते हैं आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है उसके प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो पहला प्रीलिमिनरी पार्ट होता है, वो यूजुअली आपको शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट बताता है, डेफिनेशंस बताता है, डेफिनेशंस हालांकि इसके अंदर दूसरे चैप्टर्स में, और आपको इसका टेरिटोरियल ऑपरेशन मिलेगा, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो जो सेक्शन 1 है बात करता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो इसका जो टाइटल है वो तो इंडियन पिनल कोड 1860 है, और जो इसका एक्सटेंट है इट इज़ ऑल ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अंदर जम्मू कश्मीर को भी अब इंक्लूड कर दिया है आफ्टर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 जो अगस्त 5 में एनफोर्स हुई थी। सेक्शन 4 जब आप सीआरपीसी का पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफेंस दैट इज कमिटेड अंडर आईपीसी, तो उसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ऑफेंस शैल बी रेगुलेटेड बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये है आपका सेक्शन 4, जिसे हम सेक्शन 1 के साथ में पढ़ते हैं कि सेक्शन 1 के अंदर अगर आप कोई आईपीसी के अंदर ऑफेंस कर रहे हो तो उसको ट्राई कैसे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो प्रोसीजर है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल का, वो फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 2 बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की। सेक्शन 2 कहता है कि जहां कहीं पर भी एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एनी एक्ट दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस कोड और omits to do any act that he was bound to do, that is punishment of offenses within India, पर्सन वेदर सिटीजन और नॉट। अब पर्सन का मतलब क्या होता है? सिटीजन तो आपको स्पेसिफिकली लिखा मिलेगा कि कोई व्यक्ति सिटीजन है या नहीं। पर्सन क्या आइडेंटिफाई करता है कि वो सिटीजन हो या फॉरेन नेशनल हो या फिर कोई और व्यक्ति हो जो सिटीजन नहीं भी है इंडिया का, और वो इंडिया के अंदर कमिट करता है कोई ऐसा एक्ट, शैल बी लायबल फॉर एनी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ आईपीसी इफ कमिटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एक्ट किया जाए दैट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ आईपीसी, या फिर कोई ऐसा ओमिशन किया जाए जो कॉन्ट्ररी है, तो उसके लिए आप लायबल होगे। इसे कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आप लायबल होगे। इसके एक्सेप्शंस क्या है? तो ये 6 एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। फॉरेन सोवरेंस, जो भी फॉरेन स्टेट्स के हेड होते हैं, अगर वो आपके इंडिया के अंदर आके कुछ काम कर देते हैं तो वो यहाँ पे इम्यूनिटी पाते हैं। उसके बाद में डिप्लोमेट्स होते हैं, तो आपने पॉलिटिकल इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा, तो उन्हें भी इम्यूनिटी रहती है। एलियन एनिमीज ऐसे होते हैं जब आप वॉर फेस कर रहे होते हो दूसरे देशेस के अगेंस्ट, दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट, तो जब वो आपकी कंट्री पर आते हैं, आपके ग्राउंड्स पर आते हैं, टेरिटरी के ऊपर आके कुछ भी ऑफेंस कमिट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉर, तो वहाँ पे आप ट्राई नहीं कर सकते। बट अगेन वॉर से अनकनेक्टेड कोई ऑफेंस किया, जैसे चोरी कर ली, रॉबरी कर ली, रेप को ऑफेंस कर लिया, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। फिर आता है फॉरेन आर्मी जो आपकी कंट्री के अंदर विथ योर कंसेंट स्टे करती है, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट आप कोई केस नहीं चला सकते हो। जैसे
वॉरशिप्स की बात करें तो जो भी आपकी वॉरशिप्स होती है आपके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आती है तो उनके ऊपर भी आप सेपरेटली ऑफेंस नहीं चला सकते हो अपने क्रिमिनल कोड्स के अंदर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, आपके इंडिया के जो प्रेसिडेंट है और स्टेट्स के गवर्नर है उनको आर्टिकल 361 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्रिमिनल ट्रायल के अगेंस्ट में, तो उनके खिलाफ भी आप कोई ट्रायल नहीं चला सकते हो। अब जब आपने सेक्शन 2 पढ़ा तो आपको ये पूछना चाहिए कि टेरिटरी क्या होता है, टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या इंडिया का। तो इंडिया की टेरिटरी आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी आर्टिकल 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 के अंदर आपको बताया जाएगा कि सभी स्टेट जो भी इंडिया का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। दूसरा, वो तो आपकी जनरल ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जो भी आपका लैंड हुआ ना, लैंड बेस्ड टेरिटरी होती है वो आर्टिकल 1 में होती है। मैरीटाइम टेरिटरी जो आपका सीज को कवर करती है, जो आपकी वाटर बाउंड्री को कवर करती है, वो कहाँ दे रखी है, तो वो आपको आर्टिकल 297 में मिलती है। वहाँ पे लिखा होता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर आपकी कोई भी इंडिया की 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी बाउंड्रीज है वाटर के अंदर फ्रॉम कोस्ट, तो वो भी आपकी टेरिटरी के अंदर ही आएगी, वो भी आपकी टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो इंडिया क्या है, एयर वाटर लैंड और प्लस 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। एयर वाटर लैंड, जो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर एयर वाटर और लैंड है सब इंडिया का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जो भी 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की ज़मीन है वो भी इंडिया का शोर से 12 नॉटिकल माइल्स तक सीज है वो भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो अब एक और इंपॉर्टेंट हम लीगल मैक्सिम देखते हैं यहाँ पे, इग्नोरेंशिया लेजिस नॉन एक्सक्यूजेट, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप लॉ की इग्नोरेंस में है तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप लायबल पाए जाएंगे। तो इसका एक बहुत ही क्लासिक केस होता है जो आप आईपीसी पढ़ने के दौरान अपने कॉलेज के अंदर भी पढ़ेंगे और बुक्स के अंदर भी आपको मिलेगा। तो मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट, इसके अंदर क्या होता है कि गोल्ड कैरी करने की जो लिमिट होती है उसको अमेंड किया गया होता है और वो एक XYZ डेट को ही इम्प्लीमेंट होती है, और उसी दिन मेयर हंस जॉर्ज अपनी कंट्री से इंडिया के अंदर आते हैं फ्लाइट के थ्रू, और वो 12 बजे के बाद एंटर करते हैं। जिस दिन से वो लागू होता है लॉ उसी दिन वो एंटर करते हैं इंडिया के अंदर, और वो जैसे ही लैंड करते हैं उन्हें जो गोल्ड कैरी कर रहे होते हैं वो कन्फिस्केट कर लिया जाता है, और वो ये क्लेम करते हैं कि साहब ये तो आज ही लॉ इंप्लीमेंट हुआ और मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मुझे बख्शा जाए, मुझे छोड़ा जाए, मेरी गलती नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज करने लगे ना तो सभी क्रिमिनल, सभी ऑफेंडर्स भले इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, वो यही ग्राउंड क्लेम करेंगे और उन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं बना सकते, और देयरफॉर उनका जो गोल्ड था उसे कन्फिस्केट कर दिया गया था। तो ये था मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट का केस। इसमें कोर्ट ने कहा था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, सॉरी वी कैन नॉट हेल्प यू। आप चाह के भी अगर गलत नहीं थे, पर यहाँ पे लॉ है, आपने उसको वायलेट किया और देयरफॉर आपको उसके लिए आंसरेबल होना पड़ेगा। तो ये तो होता है आपका इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, जो भी हमने पढ़ा सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो आइए देखते हैं वो क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया विच बाय लॉ मे बी ट्राइड इन इंडिया। तो जहाँ कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति है जो इंडियन लॉ के अंडर लायबल है, इंडियन लॉ के अंडर लायबल होते हुए वो कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट करता है, तो ही शुड बी ट्राइड एज इफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड विद इन इंडिया। तो एक सिटीजन है नमन। तो नमन अगर एक सिटीजन है और वो अमेरिका जाता है घूमने, और अमेरिका में उसका झगड़ा हो जाता है दूसरे सिटीजन के साथ में जो होता है अमन, तो नमन और अमन के बीच में झगड़ा होता है और नमन अमन का वहाँ पे मर्डर कर देता है। फिर नमन बचता बचाता वहाँ से भाग के इंडिया आ जाता है, और इंडिया के अंदर जब उसके खिलाफ अमन के घर वाले FIR रजिस्टर कराने जाते हैं पुलिस में, तो पुलिस कहती है सिंस ये ऑफेंस इंडिया में कमिट नहीं किया गया तो हम इसकी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो अब जब ये मामला कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट कहता है कि साहब सेक्शन 3 को अगर आपने नहीं पढ़ा है पुलिस वालों ने तो आपकी गलती है, आपको पता होना चाहिए कि आपका ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे भी एक्सटेंड करता है। अगर कोई ऐसा सिटीजन है, जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पर्सन है जो इंडियन लॉ का सब्जेक्ट है और वो बाहर जाके भी ऑफेंस कमिट करता है, तो जब वो इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर भी ट्रायल चलाया जा सकता है बेस्ड ऑन इंडियन लॉज इटसेल्फ, क्योंकि उसने इंडियन लॉ को वायलेट किया है। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने आपको समझाया मर्डर का एग्जाम्पल है, अमन दमन का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। बाइगैमी की बात करते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे बाइगैमी जो है वो इलीगल नहीं है, वेरेज इंडियन लॉ के अंदर वो इलीगल होती है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे दूसरी शादी करते हैं और दूसरी शादी करने के बाद वापस भारत लौटते हैं, तो आपके खिलाफ केस चलाया जा सकता है बाइगैमी का। ऑल्दो जो आपने एक्ट करी वो दूसरी कंट्री में ऑफेंस नहीं थी, पर आप सिंस इंडियन लॉ के सब्जेक्ट हो और जो आपने एक्ट करी बाइगैमी की वो इंडियन लॉ के अंडर एक ऑफेंस होती है, तो देयरफॉर यू विल बी ट्राइड फॉर बाइगैमी इन इंडिया बाय इंडियन कोर्ट्स। तो ये होता है आपका सेक्शन 3। अब हम सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4 की बात होती है एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टर्म का यूज़ किया गया है, वेरस सेक्शन 3 के अंदर नहीं यूज़ किया, पर सेक्शन 3 पे भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की ही बात की गई है। सिंस यहाँ पे बताया कि ऑफेंस अगर इंडिया के बाहर कमिट होता है तो उसे ऐसे ट्राई किया जाएगा कि वो ऑफेंस इंडिया में कमिट हुआ था। अब सेक्शन 4 के अंदर क्या होता है कि जब कभी भी एक ऑफेंस किसी इंडियन सिटीजन द्वारा आउटसाइड इंडिया कमिट किया जाता है तो वो इंडियन लॉ के अंदर लायबल होगा, इंडियन लॉ के थ्रू उसके ट्राई किया जा सकता है इंडिया में। दूसरा पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट है वही आपका सेक्शन 3 से ही मैच करता है, वो उसी वैसी ही बात की गई है।
सेक्शन 2 होता है ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट दैट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। किसी भी व्यक्ति जा रहा, अब यहाँ पे सिटीजन की बात नहीं की गई है, पर्सन की बात की गई है। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया का प्लेन है, एयर इंडिया का प्लेन इंडिया से जा रहा है यूएस, और उस फ्लाइट के ऊपर किसी फॉरेन नेशनल ने, यूएस के नेशनल ने इंडियन नेशनल का मर्डर कर दिया, तो उस यूएस नेशनल को इंडिया के लॉ के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो इंडिया के अंदर, क्योंकि उसने ऑफेंस कमिट किया एनी शिप एयरक्राफ्ट दैट वाज पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड इन इंडिया, दैट इज गो एयर का, अगर इंडियन एयरलाइंस या गो एयर का जो भी एयरक्राफ्ट था उसके ऊपर आपने ऑफेंस किया, वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड था, तो उसे भी माना जाएगा कि आप इंडियन लॉ के ही सब्जेक्ट थे और आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा इंडियन लॉ के तहत। बाय एनी पर्सन बियॉन्ड इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के बाहर है, हु इज टारगेटिंग अ कंप्यूटर सोर्स विद इन इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान से कोई हैकर्स हैं, वो इंडिया के अंदर कोई साइबर क्राइम्स कमिट करते हैं, तो उन हैकर्स को ऑल्दो ऑफेंस उन्होंने इंडिया के बाहर रहकर, दूसरे देश में रहकर कमिट किया है, तब भी अगर आपने इंडिया के कंप्यूटर सोर्स को टारगेट किया है तो आपको ट्राई किया जा सकता है इंडियन लॉ के अंडर। आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी ऑफिशियल साइट्स होती है, कॉलेज की ऑफिशियल साइट्स हो गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल साइट्स हो गई, तो उन्हें हैक करके कुछ भी रैंडम चीज़ें पोस्ट कर दी जाती है, तो वो हैकिंग का काम होता है, और वो हैकर्स यूजुअली आउटसाइड इंडिया से टारगेट करते हैं इंडिया को, इंडिया कंप्यूटर सोर्सेज को, उनको भी इंडिया के अंदर ट्राई किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 4। अब इसके अंदर आपको एक और सेक्शन पढ़ना होता है, रीड विथ सेक्शन 188। तो सेक्शन 188 सीआरपीसी का ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऑफेंस जिसने इंडिया के बाहर कमिट किया और इंडिया के अंदर ट्राई करना है ना, तो आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए सैंक्शन चाहिए। सैंक्शन का मतलब होता है परमिशन चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट इज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी अगर किसी भी व्यक्ति को आपको ट्राई करना है जिसने इंडिया के बाहर ऑफेंस किया है। तो ये होता है सेक्शन 3 और 4। सेक्शन 3 और 4 के तहत कोई ऑफेंस हुआ है तो आपको सेक्शन 188 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। अब एक बात और मैं बताना भूल गया था कि जब आप यहाँ पे एलियन एनिमीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एलियन एनिमीज़ आपके इमोशनल रीजंस की वजह से नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल इंडिया का इस समय कोई एलियन एनिमी नहीं है, पाकिस्तान और चाइना के साथ में बॉर्डर्स पे क्लैशेस होते हैं, पर उनके साथ में हमारी वॉर डिक्लेयर्ड नहीं है। सिंस वॉर डिक्लेयर्ड नहीं है तो वो एलियन एनिमी के अंदर नहीं आएंगे। जनरल एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि क्या एलियन एनिमीज़ होते हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स, तो वो नहीं होता है। सो नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा लास्ट प्रोविजन होता है प्रीलिमिनरी पार्ट का, वो होता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है कि ऑन व्हाट ऑल आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल। सो आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन म्यूटिनी एंड डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज म्यूटिनी या डेजर्शन अगर वो कोई करते हैं, मिलिट्री मेंबर्स, नेवल फोर्सेस के मेंबर्स, एयरफोर्स के मेंबर्स, तो उनके ऊपर आप केस नहीं चला सकते। रीजन भी उनका सेपरेट लॉ होता है जो उन्हें गवर्न करता है। जो दूसरा पॉइंट होता है वो स्पेशल लॉ और लोकल लॉज के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 41 में आपको पता पड़ेगा कि स्पेशल लॉज क्या होते हैं। तो कोई ऐसे लॉज जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करते हैं उन्हें स्पेशल लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट हो गया, नेगोशिएबल एक्ट हुआ आपका, पॉक्सो हुआ, उसके अलावा आपका पीएमएलए प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हुआ। तो ये सब स्पेशल लॉ आते हैं, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डील करते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं स्पेशल लॉ। इसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है। सिंस स्पेशल लॉ बन रखा है तो यही लॉ एप्लीकेबल होंगे। अगर आपका एनआई के अंदर कोई केस आता है, चेक बाउंस का केस आता है, तो वो आईपीसी में 420 के अगर ग्राउंड फुलफिल करता है तभी 420 में आप ला पाओगे, अदरवाइज उसका ट्रायल जो होगा सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के थ्रू ही होगा। दूसरा होता है लोकल लॉज। लोकल लॉज क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट का अपना एक रेंट लॉ होता है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, एमपी का रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, दिल्ली का रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया। साथ ही साथ हर ही स्टेट का अपना एक लैंड रेवेन्यू कोड भी होता है। उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का लैंड रेवेन्यू कोड है। तो वो होते हैं लोकल लॉज, पर्टिकुलर एरिया पे ही अप्लाई करते हैं, तो उनके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल रीजन यही है कि स्पेशल और लोकल लॉज जो होते हैं वो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही डील करते हैं। तो अगर हमारे पास पर्टिकुलर स्पेशल लॉज हैं तो हम जनरल जो लॉ है, हमारा आईपीसी जनरल लॉ होता है, अगर वो जनरल लॉ है तो वो उसको ओवर पावर करते हैं, वो उसके ऊपर प्रायोरिटी गेन करते हैं स्पेशल और लोकल लॉज। तो ये था हमारा प्रीलिमिनरी पार्ट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि जनरल एक्सप्लेनेशन आईपीसी के अंदर जो दिए गए हैं सेक्शन 6 से 52A के अंदर वो क्या कहते हैं। सो थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।